24 फरवरी 2022 की सुबह रशिया ने 2 लाख फौजियों और कई 100 टैंक्स के साथ इन 3 साइड से यूक्रेन पर अटैक कर दिया। उनका गोल ये था कि जल्द से जल्द यूक्रेनियन कैपिटल कीव तक पहुंचकर उस पर कब्जा किया जाए। जवाब में यूक्रेन ने वेस्ट से मिलने वाले हथियारों के साथ कई महीने इस रशियन अटैक को रेजिस्ट किया, मगर आज करीबन 1.5 साल बाद रशिया इन सारे हाईलाइटेड एरियाज को अपने कंट्रोल में ले चुका है। हालांकि पिछले 1.5 साल से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स यूक्रेन को सप्लाई कर चुके हैं। वेस्टर्न मीडिया भी पिछले 1.5 साल से सबको कन्विंस कर रहा है कि यूक्रेन वॉर जीत रहा है, रशिया की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, पुतिन की गवर्नमेंट खत्म होने वाली है, मगर ये सब बातें रियलिटी से बहुत दूर हैं। सबसे पहले तो वेस्टर्न मीडिया का ये क्लेम कि सैंक्शंस के बाद रशियन इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है बिल्कुल भी सच नहीं, बिकॉज तकरीबन 100 कंट्रीज ने रशिया के खिलाफ वेस्टर्न सैंक्शंस को एक्सेप्ट नहीं किया। इवन दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज जैसे कि चाइना, इंडिया, मैक्सिको, ब्राजील, टर्की, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब कंट्रीज ने इन सैंक्शंस को रिजेक्ट किया है बिकॉज रशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी सप्लायर है। दरअसल रशिया नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है। रशिया के पास दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कोयले और दुनिया के छठे सबसे बड़े ऑयल के रिजर्व्स हैं। इसीलिए रशिया को साइड लाइन करना कोई आसान काम नहीं। रशिया यूक्रेन वॉर से पहले इंडिया रशिया से सिर्फ 3% क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, जबकि आज इंडिया का 40% क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट हो रहा है। इसी तरह चाइना और रशिया में भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, जिसके मुताबिक चाइना अपने बॉर्डर के साथ रशियन एरियाज में नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने के लिए रशिया को इंफ्रास्ट्रक्चर और लेबर देगा और बदले में रशिया चाइना को आधी कीमत पर ऑयल और गैस सप्लाई करेगा। इस तरह चाइना की स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के थ्रू आने वाले तेल से भी डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, जो उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। इसी तरह अमेरिका, जो रशिया पर सैंक्शंस लगाने में सबसे आगे था, उसी के एक न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग 2022 से 2023 तक अमेरिकन कंपनीज ने रशिया से न्यूक्लियर एनर्जी खरीदने के लिए $1 बिलियन की पेमेंट की है। इसी तरह वेस्टर्न कंट्रीज की सैंक्शंस के बाद रशिया का सारा ट्रेड नॉन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ शिफ्ट हो गया है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे कि किर्गिस्तान, आर्मेनिया और जॉर्जिया मिडलमैन के तौर पर काम कर रहे हैं। यूरोप का सारा माल इन कंट्रीज में आता है और रशिया इनसे यूरोपियन माल खरीद लेता है। इसी तरह कुछ रिपोर्ट्स हैं कि अभी भी फ्रांस और जर्मनी रशिया से इसी रूट के थ्रू सीक्रेट ट्रेड कर रहे हैं। इसी तरह रशियन रूबल भी अपने प्री वॉर वाले लेवल्स पर पहुंच चुका है और इसमें रशियन गवर्नमेंट की स्मार्ट प्लानिंग का बहुत बड़ा हाथ है। जब रशिया पर सैंक्शंस लगी और रूबल कोलैप्स कर गया तो गवर्नमेंट ने फॉरेन करेंसी बाय करना बैन कर दिया और एक्सपोर्ट करने वाली रशियन कंपनीज को फोर्स किया कि वो अपने 80% प्रॉफिट्स रशियन रूबल में रखें। इसी इंपोर्ट बैन और हाई रूबल डिमांड की वजह से रशियन करेंसी बाउंस बैक करके पिछले 8 साल के सबसे हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। सो इन अ नटशेल, स्ट्रॉन्ग करेंसी, ऑल्टरनेटिव ट्रेड पार्टनर्स और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ कैश के साथ पुतिन ने एक ऐसी इकोनॉमी खड़ी कर ली है कि रशिया अगले 5 साल भी यूक्रेन वॉर को सस्टेन कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वेस्टर्न इकोनॉमीज और स्पेशली यूक्रेन शायद अब इस वॉर को लंबे अरसे तक सस्टेन ना कर सकें। इसीलिए अब सबको बड़ा ओपनली नजर आ रहा है कि अमेरिका अब इस वॉर से बाहर निकलना चाह रहा है। वही अमेरिका जो हर वक्त ये क्लेम करता था कि रशिया को हराए बगैर हम पीछे नहीं हटेंगे, अब खुद एक ऐसी तंग गली में फंस चुका है जहां उसे समझ नहीं आ रही कि आगे जाना है कि पीछे। यूक्रेन वॉर का डिसीजन अब सिर्फ एक सवाल पर डिपेंडेंट है कि कौन ज्यादा अरसे तक ये जंग लड़ सकता है। यूक्रेन का प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज उसे हथियार तो सप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर उसके सोल्जर्स इतने ट्रेंड नहीं कि उन्हें यूज कर सकें तो इन हथियारों के होते हुए भी रशिया का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। और अब